नन्ही प्रिया ने हल्के गुलाबी रंग का झालरों वाला फ्रॉक पहना था। घुंघराले बालों की लट माथे पर बार बार आ रही थी, जिसे उसकी दादी हाथ से पीछे कर देती थी। मुझसे प्रिया का रोना देखा ना गया। मैंने अपने घर के बगीचे से एक गुलाब का फूल लिया और रास्ता पार करके प्रिया के घर पहुंच गई। गेट खुलने की आवाज़ सुनकर प्रिया की दादी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और होले से मुस्कुरा दी। नमस्ते आंटी जी, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। मेरे पीछे माँ भी आ गई थी। बिटिया क्यों रो रही है? नया घर पसंद नहीं आया क्या? माँ ने हंसते हुए प्रिया के गाल की चिकोटी काटी। प्रिया ने रोना बंद कर दिया और मुंह फुलाकर हमें देखने लगी। मैंने उसे अपने पास बुलाया तो फिर उसने सिर हिलाकर आने से इनकार कर दिया। मैंने गुलाब का फूल उसकी ओर बढ़ाया। वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने उसे लपक कर पकड़ लिया। फिर मैं उसे लेकर अपने बगीचे में आ गई और उसे तरह तरह के फूल दिखाने लगी। प्रिया अब रोना बंद कर हंसने लगी। 3-4 महीने बाद पहली बार बच्ची इतना खुलकर हंसी है। यह निर्मला देवी का स्वर था। उन्होंने प्रिया को पास बुलाकर खाना खिलाने का आग्रह किया, परंतु उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मैंने निर्मला देवी के हाथ से प्लेट ले ली। वह मेरे हाथ से खुशी खुशी खाना खाने लगी। रात तक प्रिया मुझसे इतनी घुल मिल गई कि बड़ी मुश्किल से रवि के पास पुचकारने पर अपने घर जाने के लिए तैयार हुई। मेरी 2 बार सगाई टूट चुकी थी। पहली बार तो लड़के वाले सगाई के बाद दहेज की मांग बढ़ाते ही जा रहे थे। इसी कारण रिश्ता टूट गया, क्योंकि पिताजी उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे। दूसरा रिश्ता जिस लड़के से हुआ था, उसके बारे में पिताजी को पता चल गया कि वह दुष्चरित्र का था। एक रात प्रिया तेज बुखार से तप रही थी, पर मुझे सुबह पता चला। मैं उसके घर गई और बोली, आंटी जी, आपने मुझे बुलाया क्यों? नहीं आकांक्षा बेटी, सवाल एक रात का नहीं है, सारी जिंदगी का है। एक दिन माँ की बच्ची को तुमने एक ही वर्ष में अपनी ममता की शीतल फुहारों से सराबोर कर दिया है। क्या तुम रवि की दुल्हन बनकर हमेशा के लिए इस घर में आ सकती हो? बोलो बेटी, कुछ तो बोलो। निर्मला देवी मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। अचानक इस प्रस्ताव को सुनकर मुझसे कुछ कहते न बना। उफ माँ, तुम भी कमाल करती हो। एक तो इस घर में आने के बाद से आकांक्षा ने प्रिया का कितना संभाला है। तुम उन्हें क्यों किसी अनचाहे बंधन में बांधने का प्रयास कर रही हो? मैंने पहली बार रवि को इतने गुस्से में देखा था। आकांक्षा जी, माँ की बातों का बुरा मत मानिए। माँ भी उम्र के साथ साथ सठिया गई है। रात को मैंने माँ से आपको बुलाने को मना किया था। देखिए प्रिया अपने मन में अपनी माँ की जगह आपको रखती है। कल को आपकी शादी हो जाएगी तो हम इसे संभालना फिर से मुश्किल हो जाएगा। रवि मेरी ओर मुखातिब होकर बोले। रवि का आशय समझकर मैं उल्टे पांव घर वापस आ गई, पर घर आने के बाद मेरा किसी काम में मन ना लगा। मुझे चिंतित देखकर जब माँ ने कारण पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। आखिर एक रोज बिना कोई भूमिका बांधे पिताजी बोले, बेटी तुम तो जानती हो कि हमें तुम्हारी शादी की कितनी फिक्र है। तुम हम पर ना कभी बोझ थी, ना आगे कभी रहोगी। परंतु पिता के घर कुंवारी जिंदगी में किसी भी बेटी को वह सुख नहीं मिल सकता जो पति बच्चों के साथ गृहस्थी में रमकर मिलता है। माना कि रवि दुहाजू है, पर उनमें तुम में से केवल 3 साल ही बड़ा है। अच्छा कमाता है। केवल एक ही बेटी है जिसे तुम दिलो जान से चाहती हो। अगर तुम्हें रवि पसंद हो तो हम तुम्हारे रिश्ते की बात रवि से करते हैं। बेटी, सोच समझकर कोई फैसला करो। तुम्हारे किसी भी निर्णय में हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर पिताजी कमरे से बाहर चले गए। सारी रात मैंने आंखों में गुजारी।
पति के रूप में मैंने रवि जैसे शांत, गंभीर और शालीन व्यक्ति की ही मन में कल्पना की थी। सुबह मैंने माँ को अपना निर्णय बताया तो माँ के चेहरे पर सुकून था। शाम तक रवि तक पहुंच गई। 15 दिनों के भीतर मेरी रवि से कोर्ट मैरिज हो गई और मैं उनकी दुल्हन बनकर उनकी जिंदगी में आ गई। प्रिया सबसे ज़्यादा खुश थी कि अब आंटी हमेशा उसके संग रहेगी। बेटी, अब से यह तुम्हारी आंटी नहीं बल्कि मम्मी है। मेरी सास निर्मला देवी ने प्रिया को समझाया तो अब से मैं इन्हें मम्मी ही कहूँगी। कितनी सुंदर लग रही हो मम्मी। 3 साल की प्रिया ने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। देखते ही देखते 1 वर्ष हंसी खुशी में बीत गया। प्रिया अब स्कूल जाने लगी थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरे पैर भारी हुए हैं। घर में खुशियों की बहार आ गई। माँ जी प्रिया से कहती हैं, बिटिया अब अकेले नहीं रहेगी, बिटिया के संग खेलने कोई आने वाला है। प्रसव के कुछ वक्त बाद मैं अपने मायके आई। प्रिया की परीक्षाएं खत्म हो गई थी, अतः रवि प्रिया को भी मेरे पास छोड़ गए। एक दिन मैं बाहर बैठकर प्रिया के बाल बना रही थी कि 2 महीने का आकाश दूध के लिए रोने लगा। मैंने माँ को आवाज देकर कहा, माँ जरा आकाश के बाल बनाकर अंदर आती हूँ। माँ के पहुँचने तक आकाश ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। माँ आकाश को लेकर पुचकारते हुए बाहर आई और बोली, अरे पहले अपने कोख जाए, बच्चे का ख्याल कर। क्या जिंदगी भर इसे ही सिर चढ़ाए रखेगी? प्रिया माँ की बातों का अर्थ समझ पाई या नहीं पता नहीं, परंतु मैं तत्काल बोल पड़ी, यह क्या कह रही है माँ? मेरे लिए प्रिया और आकाश दोनों ही बराबर हैं। अरे ये सब तो बोलने की बातें हैं। अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। देखो तुमने आकाश को लेने में देर कर दी तो बेचारे का रो रो कर गला ही सूख गया। जरा इसे दूध तो पिला दो। कहा माँ ने आकाश को मेरी गोद में सुला दिया। मेरा स्पर्श पाते ही वह पल भर में चुप होकर दूध पीने लगा। प्रिया का स्कूल शुरू होने के पश्चात मैं उसे व नन्हे आकाश को लेकर भोपाल यानी ससुराल आ गई। अब मैं आकाश के पालन पोषण में इतनी मशगूल हो गई कि प्रिया की ओर से मेरा ध्यान धीरे धीरे खत्म होता गया। प्रिया रात को मेरे पास सोने की जिद करती तो मैं उसे झिड़क कर रवि के पास भेज देती। एक बार मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी। चादर के झूले में सोए हुए 9 महीने के आकाश को प्रिया कोई कविता सुनाते हुए झुला रही थी। अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई, फिर आकाश रोने लगा। एक ही सांस में मैं रसोई से और माजी बैठक से लपके तो देखा कि आकाश जमीन पर गिर कर रो रहा है और प्रिया हैरानी से खड़ी है। मैंने आकाश को उठाया और गरजते हुए प्रिया से बोली, यह क्या किया तुमने? आकाश को कैसे गिराया? प्रिया डरते सहमते बोली, मम्मी मैं तो आकाश को झुला रही थी, ना जाने कैसे वह झूले से बाहर गिर पड़ा। चुप रहो, तुमने इतने जोर से झूला झुलाया कि वह बाहर गिर पड़ा। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि धीरे से झुलाओ। इसके सिर में गहरी चोट आती तो खबरदार जो आगे से कभी आकाश को हाथ भी लगाया। कहते हुए तेज में आकर मैंने प्रिया के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मेरे और उसके बीच दूरियां बढ़ती गई। मेरी डांट फटकार से प्रिया फिर से उदास और गुमसुम रहने लगी। माँ जी को प्रिया की यह दशा बिल्कुल अच्छी न लगती। उनकी आंखों की विवशता मौन रहकर भी न जाने कितनी बातें कह जाती, पर मैं जानकर अनजान बनी रहती। अपने प्रति मेरी अवहेलना सहन न कर पाने के कारण प्रिया चौथी कक्षा में आते आते पढ़ाई में काफ़ी पिछड़ गई थी। इसी बीच मैं दूसरी बार गर्भवती हो गई। रवि तीसरा बच्चा तो नहीं चाहते थे, पर मेरी इच्छा का मान रखते हुए चुप हो गए। रेणु का जन्म भोपाल में ही हुआ। 7 साल के आकाश और 2.5 साल की रेणु के बीच मैं इतनी व्यस्त हो गई कि 12-13 साल की प्रिया की ओर देखने का भी मुझे होश न रहता। प्रिया के प्रति मेरी बढ़ती नाराजगी सहना जब माँ जी के लिए नामुमकिन हुआ
तो उन्होंने एक दिन मुंह खोल ही दिया, बहू प्रिया को तुम ही उस वक्त से पाल रही हो जब वह मात्र 3 साल की थी। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम उससे इतनी सख्ती से पेश आओगी। उसे तुम्हारे जरा से प्यार की ज़रूरत है। वह तुमसे ज़्यादा की अपेक्षा नहीं करती। उसे अपना लो बहू। माँ जी के आंसू छलछला उठे, पर उनकी भाषा ने मेरी क्रोध को भड़काने का काम ही किया। वाह माँ जी, यह सिला दिया आपने मेरी तपस्या का। क्या मैं प्रिया से सौतेला व्यवहार करती हूँ? क्या सगी माएँ अपने बच्चों को कभी नहीं डांटती? कभी कभार मैं प्रिया पर गरम हो गई तो आपने मुझे सौतेला करार दे दिया। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है, चाहे वह अपनी जान ही क्यों न निछावर कर दे। मैं भुनभुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। इसके बाद प्रिया के प्रति मेरा रवैया तटस्थ हो गया। एक बात तो को मैं स्वयं भी महसूस करती थी कि प्रिया को तकलीफ में देखकर मैं उफ तक ना करती, जबकि आकाश व रेणु को जरा सी भी कष्ट होता तो मेरे दिल में हाय तौबा मच जाती थी। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से माँ जी का निधन हो गया। 3 बच्चों में प्रिया को अपनी दादी से विशेष प्रेम था। दादी के जाने के बाद वह स्वयं को और भी अकेला महसूस करने लगी। वह अक्सर दादी की तस्वीर हाथ में लिए रोती रहती, रवि के बहलाने पर भी ना बहलती। मुझे याद है वह दिन दोपहर का वक्त था। आकाश व रेणु छत पर खेल रहे थे। मैं काम में व्यस्त थी। अचानक मुझे रेणु के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं छत पर गई तो देखा आकाश रेणु के हाथ से पतंग छीनकर खुद उड़ा रहा था। प्रिया एक और चुपचाप खड़ी क्षितिज की ओर देख रही थी। मैं रेणु को गोद में लेकर प्रिया पर बरस पड़ी। छोटी बहन रो रही है, यह नहीं होता कि उसे चुप कराओ, सबसे बड़ी हो, पर क्या फ़ायदा। तभी आकाश की पतंग कटकर 3-4 घरों के बाद की झाड़ियों में गिर गई। वह पतंग लाने के लिए सीढ़ियाँ से उतरने लगा कि उसे मैंने टोका, रुको, प्रिया जाकर पतंग लाएगी। जाओ प्रिया। पर मम्मी, हर बार मैं ही नीचे जा जाकर पतंग लाती हूँ, खेलते ये दोनों हैं। पर घर से बाहर पतंग या बॉल कोई भी चीज़ गिरे तो मुझे लानी पड़ती है। सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं नहीं लाती। पहली बार प्रिया ने पलटकर जवाब दिया था। मेरे गुस्से का पारा ना रहा। तुम्हारी यह मजाल, जबान लड़ाती हो। क्या तुम्हारे भाई बहन तुमसे यही सीखेंगे? आज शाम को पापा से तुम्हारी ऐसी शिकायत करूंगी कि देखना, जाकर पतंग लाती हो या नहीं। कहते हुए मैंने प्रिया के गालों पर तड़ातड़ 2-3 झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिए। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने लाल हुए गालों को सहलाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। मैं उसे गेट खोलकर रास्ते पर नंगे पैर ही जाते हुए देख रही थी। 2-3 दिन पहले भारी बारिश हुई थी। जैसा कि अक्सर होता है, बारिश का पानी सड़क के गड्ढों में जमा हुआ था। दौड़ती हुई प्रिया का एक पैर जैसे ही एक गड्ढे में पड़ा, प्रिया जोर से चिल्लाकर एक ओर लुढ़क गई। मैं बच्चों को लेकर नीचे दौड़ी। पास पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। बिजली के खंभे से लाइव करंट का वायर उस गड्ढे में गिर गया था और पानी में करंट फैला हुआ था। प्रिया कीचड़ में लथपथ बेहोश पड़ी थी। किसी ने लकड़ी के डंडे की सहायता से प्रिया को बाहर निकाला और बिजली विभाग को फ़ोन किया। प्रिया का शरीर नीला पड़ गया था। मैं उसे रिक्शे में डालकर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रवि घर आए तो प्रिया की मृत देह देखकर बेसुध होकर एक ओर बैठ गए। मुझे काटो तो खून नहीं। प्रिया का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन हमारे दिलों में इतनी वीरानी छा गई कि 2 छोटे बच्चे भी हमारे अकेलेपन को कम ना कर पाए। एक रोज आकाश प्रिया की एक कॉपी ले आया। मैं उसे एक नज़र देखकर रखने ही वाली थी कि प्रिया की लिखाई देखकर उत्सुकतावश पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। हर एक पन्ने में प्रिया ने अपने दिल का दर्द बयान किया था। मेरा निष्ठुरता से बार बार उसका दिल तोड़ना,
उसके कोमल मन को बर्बरता से रौंदना, उसका अकेलापन, उसकी मायूसी, माँ की ममता के लिए तड़पता उसका नन्हा प्यासा मन, सब कुछ मेरे सामने बेपर्दा हो गया था। नन्ही सी बच्ची दिल में कितना दर्द समाये जीती रही, और मैं कितनी पत्थर दिल बिना किसी गलती के उसे प्रताड़ित करती रही। शाम को रवि घर में आए तो कॉपी के हाथ में देकर मैं बेतहाशा रोने लगी। रवि मौन होकर पढ़ते हुए अपने आंसू पोंछ रहे थे। काफी समय के बाद जब वह कुछ न बोले तो मुझसे रहा न गया। मुझे मेरा घर संसार आप जैसा शालीन और सच चरित्र पति मिला। यह भरी पूरी गृहस्थी जिस बच्ची की वजह से मिला, उसे ही भुलाकर मैं अपने सुखों में मग्न हो गई। मैंने प्रिया को कितना प्रताड़ित किया। मुझे मेरे अपराधों की कोई तो सजा दीजिए। आप कुछ तो बोलते क्यों नहीं? क्यों चुप ना रहिए? मैं लगातार रोती जा रही थी। काफी समय पश्चात रवि ने मौन तोड़ा और बोले, तुम अपनी बात छोड़ो। मैंने उसके साथ कौन सा न्याय किया? मैंने भी उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसके अकेलेपन को ना समझा, उसे वह प्यार न दिया जिसकी वह हकदार थी। शायद इसी अपराध की सजा देने के लिए कुदरत ने हमसे उसे छीन लिया। अब हमारे लाख पछताने से भी क्या प्रिया वापस आ जाएगी? कभी नहीं। जब तक जिएंगे इस अपराध बोध का भार ढोते हुए ही हमें जीना होगा। यही हमारी सजा है। रवि बिलख बिलख कर रो रहे थे। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है। 26-27 वर्ष हो गए हैं प्रिया की मौत को, पर आज तक हमारी आत्मग्लानि कम नहीं हुई। प्रिया की मृत्यु के बाद जब मेरा मन पश्चाताप की आग में जलने लगा, तब एक दिन पड़ोस की झुग्गी में रहने वाली रमिया को एक नन्ही सी जान सड़क के किनारे शॉल में लिपटी हुई मिली। रमिया जब मेरे पास बच्ची को छोड़ गई तो उसकी कोमल त्वचा को ना जाने कितनी चींटियां काट चुकी थी। उसकी प्राथमिक चिकित्सा कराने के दौरान एक हफ्ते में उस फूल सी बच्ची के साथ ना जाने कब मेरा दिल का रिश्ता जुड़ गया। जब उसे कोई लेने ना आया तो मैंने ही उसे पालने का निर्णय लिया। इसके कुछ महीनों बाद रिक्शा चलाने वाला रामदीन सड़क पर भीख मांग रहे 2 बच्चों को छोड़ गया जिनका कोई ना था। देखते देखते 1 वर्ष के अंदर बच्चों की संख्या बढ़ते बढ़ते 15 हो गई। तो मैंने मदद के लिए 2 आया रख ली और घर के बाहर प्रियाज हैप्पी होम का बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगने की देर थी कि समाज के विभिन्न तबकों की कुंवारी माएँ हैप्पी होम के पालने में अपने बच्चों को छोड़ जाती। बच्चों की संख्या तो बढ़ती गई, साथ साथ मुझे अपनी संस्था के लिए विभिन्न लोगों व संस्थाओं, निजी व सरकारी से डोनेशन भी मिलते गए। वह आगे का सफ़र आसान होता गया। रवि ने इस सफ़र में मेरा हर कदम पर साथ दिया है। हर बच्चे में मुझे प्रिया का अक्स नज़र आता है। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए इस मन को हर बच्चे के होंठों पर मुस्कान खिलते हुए देखकर सुकून मिलता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।